मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस शो में आप सबका वेलकम है। तो जो हमारा शो है CSIR नेट अचीवर्स, इस शो में आज हमारे जो न्यू अचीवर्स है भारती पटेल, और भारती ये IFS के क्लासरूम के स्टूडेंट है और भारती ने बहुत अच्छे से CSIR नेट जून 2024 एग्जाम्स को हाईएस्ट रैंक से JRF क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले भारती, आपको हमारे सारे स्टूडेंट और पूरी IFS फैमिली से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, और सभी स्टूडेंट आप सबका एंड भारती आपका हमारे CSIR नेट अचीवर्स शो में स्वागत है। तो आप सबका वेलकम है। अभी ये CSIR नेट अचीवर्स का ये जो हमारा शो है, इस शो में सारे हमारे CSIR नेट के अचीवर्स आते हैं और वो सारे स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे हम जो भी जितने भी स्टूडेंट है IFS के, उन सबको एक हेल्प होती है कि वो किस तरह से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। yes. एक तो किस तरह से पढ़ाई करें, स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम है कि स्ट्रेटजी कैसे रखें, टॉपिक का कैसे रिवीजन करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चन गलत होते हैं, और किस तरह से पढ़ाई करें या रिवीजन कैसे करें वो समझ में नहीं आता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के, इन सारे डाउट्स के क्वेश्चंस लेके आज हम आए और भारती इन्होंने इस CSIR एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक किया और इतना अच्छा क्वालिफिकेशन किया, JRF क्वालिफाई हो गया। तो आज भारती हमें बताएगी कि किस तरह से, मतलब उन्होंने प्रिपरेशन किया, किस तरह से उन्होंने एग्जाम्स की तैयारी की और इस तैयारी करते समय उनको क्या क्या एक्सपीरियंस आए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। जी सर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि भारती पटेल ये JNU के स्टूडेंट है। भारती ने MSc जूलॉजी में की है और भारती ने MSc के साथ साथ प्लस MSc होने के बाद IFS क्लास को ज्वाइन किया और IFS क्लासरूम से प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है भारती जी सर, कि सभी स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये जो CSIR का एग्जाम था, ये एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल का था, मतलब उसमें बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे जी। बहुत सारे बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे जी। तो क्या ये वाला जो पेपर था ये आपको कैसे लगा? सर अगर देखें कि पेपर इस बार का टफ था तो वो मतलब जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी उनको थोड़ा टफ लगेगा, बिकॉज इस बार का जो पेपर था उसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो बैंड पैटर्न्स और वो 3-4 यूनिट के क्वेश्चन मिक्स करके आए थे। लेकिन ये होता है ना कि अपन को तो 75 करना है ना, तो 75 में से 25 तो सर निकल रहे थे। अच्छा। हाँ, पेपर तो नो डाउट थोड़ा सा टफ था बट 25 निकल पा रहे थे। यस, तो मतलब देखो भारती भी बोल रहे कि पेपर तो मॉडरेट टू टफ लेवल का ही था जी। पेपर तो सबके लिए सेम ही होता है, बट यहाँ पे भारती आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको जो टॉपिक अच्छे से आते हैं या आपको जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं, आप उन्हीं को सॉल्व करो। हाँ। मतलब अगर आप सिंपल डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको आते वो टारगेट करते तो आपको इजीली धीरे धीरे क्वेश्चन, हाँ, 75 में से सर मिल ही जाते हैं। हाँ, मतलब टोटल 75 में से अगर 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करने तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे और एक क्वेश्चन आ रहा है जी सर कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको मोती चाहिए तो मोती अपने आप आपके पास चल के नहीं आएंगे। अगर आपको मोती चाहिए तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, और जब आप इतना हार्डवर्क करोगे तब आपको मोती मिलेंगे। वैसे ही सी पार्ट भी हमारा, कि सी पार्ट में बहुत बड़ा सी पार्ट होता है, वास्ट होता है, एंड 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ढूंढना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क। तो
आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन था वो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपने CSIR एग्जाम में बहुत अच्छे से किया जी। तो आपने घर पे ऐसा क्या प्रैक्टिस किया था, क्या प्रिपरेशन किया था कि जिससे आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ? सर एक तो हम यहाँ IFS में ऑफलाइन आते थे, तो ऑफलाइन में टीचर्स लाइक आप हो, प्रांशु सर है, टीचर्स हमें बताते थे कि सबसे पहले केसी सर है कि सबसे पहले हमें स्मॉल क्वेश्चन को, टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन को, डायग्रामेटिक या ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को पिक करो जो इजीली आपको समझ आ जाए और कम से कम टाइम में उसका जो है वो आंसर आपको निकल जाए। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन करो अगर आपका अच्छा है, बट उसमें वो सर टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है तो हमारा ज्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो मैंने सबसे पहले छोटे क्वेश्चन पिक किए सर सी पार्ट में, और मोस्टली जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं ना और ग्राफ बेस, वो क्वेश्चंस मैंने अटेंड करे। इसकी वजह से मेरा टाइम बच गया सी पार्ट में जी। वाह, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ऐसा कहते हैं भारती कि समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके जी। और CSIR एग्जाम में तो इतना स्पेसिफिक टाइम है, क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि 180 मिनट्स और 180 मिनट्स में आपको 3 पार्ट करने, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। तो भारती अब आप हमें ये बताइए कि आपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन किया? सर मैंने एग्जाम के एक दिन पहले केसी सर का एक वीडियो देखा था जिसमें केसी सर सारा सब कुछ बताते कि एग्जाम को कैसे आप स्ट्रेटेजी बताते कि कैसे अटेम्प्ट करो। तो उन्होंने बताया कि ए पार्ट को 30 मिनट्स दो, 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना। बी पार्ट को 45 मिनट्स दो, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। भले ही क्वेश्चन छूट रहा हो छोड़ दो, बट उससे ज्यादा नहीं देना। और एक्स्ट्रा जो है वो सी पार्ट को दो। और वही स्ट्रेटेजी मैंने अपने एग्जाम में जो इस बार वाला CSIR जो था जून वाला, उसमें मैंने यूज किया, जिसमें मैंने सर फर्स्ट जो ए पार्ट था उसको 30 मिनट दिए, जिसमें मेरे 8 क्वेश्चन निकले। देन मैंने बी पार्ट को 45 मिनट्स दिए। बी पार्ट में ये होता है कि या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। तो बी पार्ट मेरा ऑलमोस्ट हो गया था 45 में। एंड पीछे जो बचा मैंने सी पार्ट को दिया। सी पार्ट में मेरे 25 निकलने के बाद सर मेरे पास 33 मिनट बच गए थे। बिकॉज सर ने बोला था कि शॉर्ट क्वेश्चन पिक करो, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक करो जो इजीली समझ आ जाए, एक्सपेरिमेंट में उलझना नहीं है। फिर उन सर 33 मिनट में मैंने वापस ए पार्ट को ज्वाइन किया। ए पार्ट बोलते हैं कि अगर नेट हो रहा है तो JRF कराता है और JRF होता है तो रैंक कराता है। हाँ, तो उस ए पार्ट को मैंने वापस से देखा तो उसमें मेरे को 4 क्वेश्चन और मिले सर, और बी पार्ट में 2 मिले। अच्छा, तो ऐसे करके मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया, जिससे मैं प्रेशराइज नहीं हुई। वाह, ये मतलब बहुत अच्छी बात बोली भारती ने कि अगर आप अच्छे से मतलब जैसे टीचर्स जो बोलते हैं उनके बातों को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे केसी सर जब लास्ट मिनट में स्ट्रेटेजी बताते हैं, आपने वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उसी स्ट्रेटेजी को याद रख के अगर पेपर को कॉन्फिडेंटली और पेशेंस रख के अच्छे से सॉल्व किया और 3 घंटे तक अच्छे से सारे टाइम को मैनेज किया। हाँ, लाइक सर बोलते हैं कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, तो मैंने वही रखा था सर कि नहीं, मुझे घबराना नहीं है, मुझे जितना आएगा मैं उतना अपना बेस्ट दूंगी। लाइक हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए अगर आप खुद को मैनेज करते हो, खुद को कंट्रोल रखते हो और पेशेंस रखते हो, तो धीरे 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 इवन क्वेश्चन पेपर कितना भी हार्ड हो, कितना भी बड़ा हो, अगर आपको आपका टारगेट पता है कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चन करने और मुझे कौन से यूनिट के क्वेश्चन करने और मुझे ऐसे क्वेश्चन में जाना ही नहीं है, ये भी क्लैरिटी है, तो फिर आपको पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लाइक मेरे में ये था कि मेरे से एक्सपेरिमेंट बेस में थोड़ा दिक्कत आती थी, तो मैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस सर मुझे दिखा वो मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा। तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम बच गया कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ा पूरा। हाँ, तो बाकी स्टूडेंट का जो टाइम गया था मोस्टली एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में ही ज्यादा गया था जी। जो बहुत सारे स्टूडेंट का सी पार्ट में 2 आवर्स या 2.5 आवर्स हुआ था, वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की वजह से हुआ था। तो ये एक बेनिफिट हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा ही नहीं जो बड़े थे, तो टाइम अपने आप जो है वो सेव हो गया। और दूसरा, जो छोटे क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो टैबुलर क्वेश्चन थे, जो ग्राफिकल क्वेश्चन थे, उनको फोकस किया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि आपका फोकस अगर क्लियर हो तो आप कितना भी हार्ड पेपर हो उसमें से अपने क्वेश्चंस तो
निकाल सकते हैं। जी ये सर। बहुत अच्छी बात है सर जो लास्ट में एग्जाम मैपिंग कंडक्ट कराते हैं IFS कोचिंग वाले, तो मैंने उसका सारा का सारा एक भी वीडियो सर मिस नहीं किया था। वाओ। तो उसमें सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना सारे कवर हुए थे। और इस बार 1 महीना हमें एक्स्ट्रा मिला था जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आए थे आप, तो वो भी मैंने सारा सब कुछ देखा। तो जो लास्ट का CSIR पेपर के 1 दिन पहले तक का जो वीडियोस थे मैंने वो सारे देखे थे और वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। थैंक्स टू IFS फैमिली सर इसके लिए। तो देखिए ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिला कि जब आपको जो मिल रहा है वो सफिशिएंट है जिससे आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। जैसे अब भारती ने एग्जाम मैपिंग के सारे सेशंस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सारे सेशन किए, अंतिम वार के सारे सेशन किए, और भारती क्लासरूम की भी स्टूडेंट है तो क्लासरूम में भी सेम जो है वो एग्जाम मैपिंग हमने लिया था। और टेस्ट पेपर सारे अच्छे से किए। हाँ सर, मॉक टेस्ट मैंने सारे दिए थे। बहुत अच्छे से किए। तो जो चीजें आपके पास है वो बहुत है, ये सफिशिएंट है जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। एंड दूसरा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हो जी, क्योंकि एग्जाम मैपिंग तो सभी स्टूडेंट के लिए, अंतिम वार सभी स्टूडेंट के लिए, इसलिए फोकस कीजिए कि ये जो फाइनल एग्जाम के जो सेशंस होते हैं इनको आप बहुत अच्छे से अटेंड करें। हाँ सर, स्किप नहीं करना है। हाँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है सर, मैंने दिसंबर में सिर्फ ओनली एंड ओनली इसको देखे, मैपिंग को देख के ही दिया था। उस टाइम भी मेरा अच्छा स्कोर आया था। सिर्फ मैपिंग से सर। तो मुझे उस टाइम से मोटिवेशन आया कि अगर मैं मैपिंग से कर सकती हूँ तो मैं ऑफलाइन जाके तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो उसी टाइम से सर मोटिवेशन हुआ था। तो भारती, बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं जी सर, और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन है कि अगर हम अभी CSR एग्जाम को 2 मंथ बाकी है, हाँ, दिसंबर के CSR एग्जाम को जी, तो अभी ये 2 मंथ में इन स्टूडेंट ने कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जी कि इनको भी इतना अच्छा इनका भी रिजल्ट आए? तो सर जो नेट को टारगेट कर रहे हैं वो तो जुलाई का जो एग्जाम हो उसके बाद से स्टार्ट हो गए होंगे बच्चे, तो उनका ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है ना। तो 1 महीने में जितना बचा है उनको कवर करना चाहिए और लास्ट के 1 मंथ में सर रिवीजन और अभी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर, जैसे मैंने भी किया था, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, PYQs एंड लास्ट का जो 1 मंथ है कोई भी कोचिंग जो है आप उसके जो मैपिंग सीरीज चलती हैं, एग्जाम मैपिंग, कोई भी कोचिंग्स के आप देखो, वो जरूर देखो, क्योंकि सर आप बहुत मतलब काफी टाइम से पढ़ा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बार बार आते हैं। तो हमें नहीं पता है क्योंकि हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम मैपिंग को नहीं छोड़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, ये 3 सर मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी भारती जी, कि लर्निंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स का अंडरस्टैंडिंग, जी, जो टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको डेप्थ से, क्लियरिटी से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से बेसिक्स लेवल पे, फंडामेंटल्स क्लियर हो जी सर, 4 क्योंकि यूनिट तो CSR करनी में है। CSR में हमेशा फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, बेसिक्स। दूसरा, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करो, PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से करो। और तीसरा कि खुद का सेल्फ एनालिसिस करो, टेस्ट दो, संडे टेस्ट दो, एज वेल एज मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज से टेस्ट दो, ताकि आपको टेस्ट से अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। जी, सो अब बहुत सारे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी हम प्रिपरेशन करते, स्टडी करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सैचुरेशन आता है या कभी कभी निगेटिविटी इतनी ज्यादा आती है, कभी कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, डिमोटिवेशन आता है। तो क्या आपको भी डिमोटिवेशन आया था? हाँ जी सर, ये हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है। जब आप सीरियस प्रिपरेशन करोगे तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन से अगर कम मार्क्स आते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से कम पढ़ाई होती है तो सर ये फेज आता है जिसमें आपको डिमोटिवेशन जैसा, नेगेटिविटी जैसा फील होता है। मेरे साथ भी हुआ था सर, बट मैं ऑफलाइन में थी, ऑफलाइन की स्टूडेंट थी, तो मेरा
IFS के टीचर्स के साथ थोड़ा था तो मोटिवेशन मिलता था, क्लास में भी मोटिवेशन मिलता था मुझे। तो और पास में हम बच्चों को देखते थे तो वो बच्चे मुझे पॉजिटिव दिखते थे तो खुद को लगता था कि हम क्यों नेगेटिव है ना। तो उस अकॉर्डिंग मैं फिर अपने आप को सर न्यूट्रलाइज करती थी। यस तो मतलब ऐसा हमेशा ही होता है, सबके साथ होता है कि कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप वीक है, आपको थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी ज्यादा आएगा, ओवर थिंकिंग होगा। तो बस आप क्या कीजिए, खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, उस टाइम पे पढ़ाई मत कीजिए, उस टाइम पे जो अच्छा लगता है वो कीजिए। वो बहुत अच्छी बात है। एंड ये समय की बात होती है कि कभी कभी समय खराब चलता है, बाद में वो फिर से क्लियर हो जाता है, बाद में फिर से आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और आपका अच्छे से सारा रिवीजन भी हो जाता है। अब और एक क्वेश्चन कि बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट में कि क्या होता है ना कि परिस्थितियां कभी कभी इतनी कठिन हो जाती है, प्रॉब्लम्स इतने आते, ऑब्स्टेकल्स इतने आते, लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है और ये परिस्थितियां ऐसी होती है कि जो कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ देती है अंदर से पूरी। हाँ। तब ऐसे परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना है? तो क्या ऐसे कठिन परिस्थितियां आपके लाइफ में भी आई थी क्या? जी सर, अगर मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है इस एग्जाम को क्वालिफाई। बिकॉज सर मुझे हेल्थ इशू था। अच्छा। मुझे माइग्रेन था। अच्छा। सीवियर माइग्रेन। तो उसके चलते मैंने एक प्रिपरेशन की थी सर। इसमें मुझे हर रोज हेडेक होता था क्योंकि मुझे लाइट को देख के प्रॉब्लम होती थी, साउंड को सुन के प्रॉब्लम होती थी। तो मैं उसको फिर भी टैबलेट्स लेके या कैसे भी नॉर्मलाइज करती। मुझे एक मेजर दिक्कत थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, और नींद नहीं आती थी तो आपको पता है सर, नींद नहीं आती है तो फिर पूरा का पूरा वो हो जाता है, ब्रेन ही काम नहीं करता है, ब्रेन पे प्रेशर आ जाता है। हाँ, तो फिर भी मैंने उसको नॉर्मलाइज किया। कोचिंग आती थी, इधर उधर किसी से मोटिवेशन लेती थी, फ्रेंड से बात करती थी और ग्रुप स्टडी करती थी। तो इससे सर कंसेप्ट क्लियर होते थे। हाँ, तो सर सबके लाइफ में आता है ये तो, क्योंकि किसी के फाइनेंशियल होता है तो किसी के हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी के घर की प्रॉब्लम होती है तो किसी को कुछ और होता है। तो उसको हम एक्सक्यूज देके नहीं रोक सकते कि हमारा इस वजह से नहीं हुआ है। हाँ, तो ऐसा हमेशा ही होता है, सबके साथ होता है। देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट है कि जो एक डाउट तो हमेशा पूछते हैं कि सर हेल्थ कभी कभी बहुत ही खराब हो जाती है जी। और हेल्थ इश्यूज की वजह से तो बहुत सारा परेशानियां होती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। हाँ। तो एक हमेशा याद रखिए कि आज मुश्किल है, कल बेहतरीन होगा। यस। बस आप उम्मीद मत छोड़ना, आपका जो भी भविष्य है वो सुनहरा होगा, भविष्य बहुत अच्छा होगा। बस हमेशा पेशेंस रखने और अपने को हमेशा ही कंट्रोल रखना है और बिलीव करना है कि सब अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ो, आपका बहुत अच्छा होगा। यस सर, पॉजिटिविटी होती है तो सब कुछ सही रहता है। लाइक हम बोलते कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो या कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो 3 घंटे एग्जाम के मैटर करते। तो वही 3 घंटे में हम कितना प्रेशर ले रहे हैं या हम कितना मोटिवेटेड है। यस। तो उसमें हम कितना पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब भारती बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन करते समय अपने अपने स्ट्रेटजीज यूज करते। हाँ। अपने अपने वे से पढ़ते जी। हर एक की लर्निंग जो होती है अपनी अलग होती है, यूनिक स्टाइल होती है। हाँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल बनाते। हाँ। तो क्या आपने भी टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन की थी क्या? नहीं सर, एक्चुअली टाइम टेबल नहीं बनाया था मैंने, बट मेरा ये था कि मुझे दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं तो करने हैं। एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से नहीं चली थी, लेकिन मुझे टॉपिक्स का था। अच्छा। कि आज का मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, तो वो भले मुझे रात के 2 बजो या 1 बजो मुझे वो करना था। तो मैंने वो किया। लास्ट के 2 महीने में मैंने आपको बताओ तो सर 1 महीना इस बार एक्स्ट्रा मिला था और वो बेनिफिशियल था मेरे लिए एक तरह से। तो उसमें मैंने अपना थोड़ा वो जो भी बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी छोड़ दो या रटने वाली चीजें छोड़ दो, मैंने उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। वाह, तो देखिए मतलब लास्ट मंथ अगर 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है तो भी कितना बेनिफिट होता है। बहुत हुआ सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने उस मंथ में बहुत सारे प्रिपरेशन की थी और ऐसे टॉपिक्स को भी किया था जो उन्होंने पहले नहीं किए थे। हाँ सर।
तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी पॉजिटिविटी इतनी होती है कि जिससे आपको और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, हाँ, कि जिससे आपको और बेनिफिट हो। और भारती, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हाँ। या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या आपने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? जी सर, मेरे स्ट्रेटजी में सर एक तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मैंने रिवीजन बहुत बार किया था। एक्चुअल में सर लाइफ साइंस वाले बच्चों का थोड़ा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन वीक होता है, तो मेरे को था कि मुझे बी पार्ट को अच्छा करना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैंने सर रिवीजन ज्यादा अच्छे से किया। अच्छा। हाँ, तो उस रिवीजन के चलते मेरा अच्छे से हुआ। और रिवीजन के साथ साथ सर मैंने PYQs पर डे के अल्टरनेट यूनिट्स चलाती थी मैं। जैसे सुबह के टाइम में मैंने सेल बायो कर लिया, तो शाम में मोल बायो कर लिया, ऐसे करके 2 अल्टरनेट यूनिट्स के मैं क्वेश्चन लगाती थी सर, रोज का। तो उससे मैंने ऑलमोस्ट मतलब 60 to 70% मैंने PYQ लगा लिए थे, जो 23 इयर्स की क्वेश्चन बुक थी सर उसके। वाह। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में। एंड सर एक शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम लास्ट में इतनी सारी नोटबुक साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन को अगर शॉर्ट नोट्स में लिख दे तो लास्ट में रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाती है सर। तो शॉर्ट नोट्स भी बहुत अच्छी बात है कि आपका कम टाइम में सारा रिवीजन हो जाता है। हाँ, शॉर्ट टाइम। और बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। सर, तो आपने पार्ट ए की कैसे तैयारी की थी? सर पार्ट ए की तो मैं ऑफलाइन क्लास में आती थी, और उसका ही मेरा वो था कि बस उसको देखा और थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए, यस, और हो तो गया। दिनेश सर के सारे क्लासेस किए थे, उनके सारे मतलब जो भी क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए थे वो सारे किए थे। हाँ, तो क्योंकि हमें यहाँ पे एडवांस लेवल का बताते थे, और इस बार सर ये पार्ट बहुत नॉर्मल आया था, तो इसलिए फिर आपको बेनिफिट हुआ ए पार्ट में भी। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टूडेंट जितने भी अचीवर्स है वो एक ही चीज बोलते हैं कि आपको तीनों पार्ट को करना चाहिए। सर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और दूसरा कि स्टडी में आप देखना कि स्ट्रेटेजिकली अगर हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी देखो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट, इनसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है। और रिवीजन करते समय बार बार रिवीजन करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको बार बार वो रिवीजन से परफेक्ट बनाती है। करेक्ट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजीज थे। अब सबसे मतलब मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन तो होता है कि क्या हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते समय क्या हमेशा नोट्स ही रीडिंग करना चाहिए या टेस्ट भी देने चाहिए? सर प्रिपरेशन करते टाइम सिर्फ नोट्स से ज्यादा हेल्प नहीं होती है। एग्जाम में नोट्स को रिवाइज करना प्लस क्वेश्चंस लगाना प्लस रिवीजन प्रॉपर एंड सर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सर हम खुद को एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ पे हैं या कितना पानी में कितना बार है, हमारा जो लेवल है वो कहाँ है। तो सर टेस्ट से हमें वो सब एनालाइज हो जाता है, अपने आप को हम देख सकते हैं कि हम कहाँ सेल्फ एनालिसिस होता है। यस। तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना ही है। और सेल्फ एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है संडे टेस्ट या टेस्ट देना, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ताकि आप खुद को एक तो देखो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका क्या वीक पॉइंट्स है, आपको कौन से टॉपिक अच्छे आते, किस टाइप के क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग्स होते। अच्छा, एक जो भी क्वेश्चन बार बार आता है कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो प्रिपरेशन करते टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। जी सर। कि सी पार्ट में 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन या बी पार्ट में 35 क्वेश्चन का सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बेटर करने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट को? सर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को बेटर करने के लिए एक तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, ताकि मैं उसको स्किप कर सकूं, और दूसरा होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है ताकि मैं उसी को अटेंड करूं। तो सर सी पार्ट में मेनली यही होता है कि जो हमें नहीं आता तो हम डायरेक्टली स्किप कर देते हैं,
और जो हमें जो टॉपिक हमें ऐसा है कि हाँ मैं इससे क्वेश्चन निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो वो हम कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी। और बी पार्ट के लिए सर नोट्स रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बी पार्ट में इंफॉर्मेशन बेस्ड आता है। और मैंने उसी की ज्यादा तैयारी की, तो इस वजह से मेरा थोड़ा बेनिफिट हुआ बी पार्ट का। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ऐसे मतलब दर्द होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हाँ सर, वो लगता था, मतलब हमें भी लगता था। लेकिन जब हम धीरे धीरे हमें डेडिकेशन आया ना सर, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था सर कि नहीं हो रहा है, थोड़ा हेडेक हो जाता है। तो सर हमने क्या, फिर धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट की। तो ऑफलाइन क्लासेस में हमें सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते थे जो टेस्ट लगाते थे और PYQ लगाते थे। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, और धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर एक टाइम ऐसा आया कि लास्ट के जो 2 मंथ बचे थे सर, उसमें हमने अपना बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और कहीं ना कहीं जाके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आज हेल्पफुल हुई है सर। हाँ, तो देखिए जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ सॉल्व करना दर्द लगता था, वो दर्द ही आगे जाके सबसे बड़ी ताकत बनती है। पर डे के 50 क्वेश्चन अगर बच्चा कोई भी लेके चले ना सर, तो उसका फिक्स में अगर बोले तो हो तो जाए। देखिए ऐसा कहते हैं ना कि जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, वो दर्द को आप अगर ऐसे ही झेलते जाते हो, तो यही दर्द आगे आके आपका सबसे बड़ी ताकत बनती है। जी सर। तो इसलिए जितना भी दर्द हो, देखो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले किया नहीं है। हाँ। और कर रहे हो तो परेशानी आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, एनालिसिस नहीं हो रहा है। बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे शोले का फेमस डायलॉग है ना, लोहे से ही लोहा कटता। हाँ, तो वैसे MCQ से ही MCQ कटता है। इसलिए और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स के PYQ होते हैं, उससे ही आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस। हाँ, सक्सेस की की है। यस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी 50 डेज बाकी है। हाँ। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आज से प्रिपेयर करना चाहता है, मतलब वो अभी आज वो सोचता है कि मुझे अभी एग्जाम क्रैक करनी है, हाँ। तो क्या आज से अगर प्रिपरेशन करे तो क्या उसका भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? हाँ सर, अगर डेडिकेटेडली कोई स्टूडेंट चाहे कि मुझे करना है, और वो अपनी जो नीडेड है ना, उस नीड्स जो उनको कम करके 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करे, सो हो सकता है सर। यस, मतलब कोई भी स्टूडेंट आज से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे तो भी उसका क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो सकता है। जी सर, हो सकता सही है जी। तो अब इस 2 मंथ में अगर क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे से रैंक लानी है, तो स्टूडेंट ने किस बात के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? सर डूज में तो सबसे पहले होना चाहिए कि उनको पहले तो सब सारा सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और उनका जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है वो कौन सी है। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स का सिलेक्शन कर लिया, और कि इस टॉपिक से मुझे थोड़ा डर लगता है, या फिर ये यूनिट मेरी सही नहीं है, तो उसको टच मत करो अभी। जैसे आपकी 9 to 10 यूनिट आपने सेलेक्ट कर ली, और उसको सर अब हमेशा एक अल्टरनेट चलाओ, 1-2 यूनिट को साथ में चलाओगे, तो ऐसा मान के चलो कि मुझे 10 डेज में 2 यूनिट करनी है, तो सर ऐसे करके 10 यूनिट्स हो सकती है। और साथ साथ में आप ट्यूशन प्रैक्टिस करते रहेंगे। यस, तो हो सकता है सर। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई। और डोंट्स में तो सर की नेगेटिविटी से पहले तो दूर रहो, नेगेटिव लोगों से ही पहले तो दूर रहो, मतलब आइसोलेशन में आ जाओ। आइसोलेशन मतलब आप अंडरग्राउंड हो जाओ भी 2 महीने के लिए, मुझे पढ़ाई करनी अच्छे से, और सिर्फ पढ़ाई के लिए फोकस करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नोट्स ही प्रिपेयर करते रहना है, सिर्फ नोट्स ही प्रिपेयर नहीं करना है, साथ साथ में PYQ एंड टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यस, रिविजन्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। यस, और थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि डिस्ट्रैक्शन से बचो। यस, डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। ओके, उन चीजों से दूर रहो कि जो आपका टाइम खाते, जो आपका एनर्जी खाते, और जिससे आप डिमोटिवेट होते हो। हाँ, बाकी कोई डेडिकेटेडली अगर 2 महीने में करना चाहता है तो सर डू इट, मतलब हो सकता है। मतलब सारे एक्चुअल में जितने भी अचीवर्स है, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट है, वो तो उनका फाइनल यही बोलना होता है कि सर हमने 2 महीने प्रिपरेशन की थी लास्ट के, लेकिन वो बहुत अच्छी की थी। मतलब हमने टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ा, रिविजन अच्छे से की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से की, तो उसके वजह से हमें बहुत फायदा मिला। और मेरा एक और क्वेश्चन है
कि क्या संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, उनसे आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला क्या? जी सर, संडे टेस्ट और मॉक टेस्ट से सर फाइनल एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलता है। यस। उससे सर वो एक सिमिलरिटी मिलती है हमें कि एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न क्या आ रहा है वो सेम मॉक टेस्ट का होता है या संडे टेस्ट का होता है। अगर संडे टेस्ट 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया आपने तो आपको एक पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल जाता है कि नेट एग्जाम में कैसा क्या पेपर बनता है, क्योंकि संडे टेस्ट में इसी तरह से डिजाइन करते हैं सर क्वेश्चंस को। और मॉक टेस्ट तो पूरा का पूरा एज अ कॉपी होता है CSIR नेट पेपर का सर। उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा अटेंड करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट एंड संडे टेस्ट जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बेस्ट वे है अगर खुद अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो टेस्ट पेपर्स को खुद को एक्सपोज कर दो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा, जैसे आप संडे टेस्ट दो, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से टेस्ट दो, सारे सेम ही है और मॉक टेस्ट, बट उसके वजह से आपको ये तो एनालाइज हो जाता है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। हाँ सर। और मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक जा रहा है या कौन सा बिल्ड नहीं हुआ है। तो फाइनल पेपर मुझे क्या करना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, वो आपको मॉक टेस्ट से समझ में आता है। इसलिए खुद को हमेशा टेस्ट पेपर से एक्सपोज करो और वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी मतलब समय बहुत खराब चलता है हमारा समय, मतलब कभी कभी पढ़ाई होता ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है संडे टेस्ट का ही अगर मार्क्स अच्छे ना आए तो उनको बुरा लगता है, उनको बहुत ऐसे लगता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेशन आता है। हाँ। तो क्या आपके भी संडे टेस्ट में कोई कम मार्क्स आए थे? हाँ सर, आपको डिमोटिवेशन आया था क्या? एक्चुअल में सर संडे टेस्ट से मुझे डिमोटिवेशन नहीं मोटिवेशन आता था। अच्छा, मोटिवेशन आता। एक्चुअल में मेरा कम स्कोर जाता था सर। अच्छा। तो कम स्कोर जाता था तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे कम नहीं और अच्छा चाहिए। तो उससे मुझे डिमोटिवेशन नहीं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं भारती कम है, थोड़ा और प्रिपरेशन करना है। तो उससे मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करती थी, फिर कम जाता था। और सर इसका एक यही रिजल्ट का, अच्छा रिजल्ट का ये भी पॉइंट है मेरा कि मेरे संडे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे। ये पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब ये लेने वाले सर नेगेटिव भी ले सकते हैं। हाँ, बट मैंने सोचा नहीं, कम नहीं आने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो ये देखिए, मतलब एक नजरिया होता है देखने का कि बहुत सारे स्टूडेंट को कम मार्क्स आए तो निगेटिविटी आती है क्योंकि मुझे कम आए, वो बाकी लोगों को ज्यादा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते कि मेरे कम आए तो मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे और अच्छे से करना चाहिए। तो वो पॉजिटिव लेते हैं कि कम आ रहे तो और ज्यादा पढ़ो और अच्छे से करो। और ये सबसे बेस्ट वे पढ़ाई करने का, क्योंकि लर्निंग हमेशा आप जब कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहोगे तो धीरे 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 आपका इंप्रूवमेंट होगा और एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और दूसरा है कि कभी खुद को इसलिए नेगेटिव नहीं करना कि आप कम मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स ये संडे टेस्ट का मतलब ही नहीं है कि मार्क्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आपने इस टेस्ट से क्या सीखा, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी कम हुई और आप और कितना बेटर कर सकते, ये चीजें आपका क्या लिमिट्स है और आप अपने लिमिट्स को कैसे और एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए हम संडे टेस्ट लेते हैं। इसलिए चाहे कोई भी टेस्ट हो, कम मार्क्स आए तो पॉजिटिव लेना है और आगे बढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, और संडे टेस्ट का सर ये रहता है कि जो डिस्कशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। क्योंकि अब मान लो मैंने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने गलती कहाँ करी और वो क्वेश्चन रॉन्ग है मेरा, तो वहां पे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोई कोचिंग्स लेते हैं ना, तो वहां पे टीचर्स हमें पूरा का पूरा डिस्कशन देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि गलती कहाँ हुई है और कंसेप्ट क्लियर होता है सर। तो याद रखिए, कभी कभी कम मार्क्स आए तो इतना ज्यादा मतलब डिमोटिव नहीं होना है। और समय है, समय की बात है, समय हमेशा चेंज होता है, समय हर समय को चेंज कर देता है, बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दीजिए, ये याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम सारे मतलब स्ट्रेटजीज हमने देखे कि आपने कौन से किए, सारे स्टूडेंट्स के हमने डाउट्स भी देखे, तो अब हम रैपिड फायर, और रैपिड फायर में आपको पॉइंटर्स में आंसर देने। ओके, तो सबसे पहले CSIR में जो आपने यूनिट्स के, तो आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफिकल्ट तो एक्चुअल में हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो बायो केमिस्ट्री और थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड। अच्छा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस लगते हैं। तो हाँ, ये तो मेजॉरिटी स्टूडेंट के होते हैं। अच्छा, लाइफ साइंस के सबसे फेवरेट यूनिट्स?
सर डेवलपमेंटल बायो हाँ। एंड एनिमल फिजियो मुझे बहुत अच्छी वाह। लगती थी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, हाँ। अच्छा। और सबसे बड़ा मतलब अगर एग्जाम आप देते हो तो एग्जाम में सबसे पहले कौन सा पार्ट आप सॉल्व करते थे? सर मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने A B C ऐसे करा था, क्योंकि सर स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं ना, हाँ। तो C पार्ट में गलत होने के चांसेस ना हो, तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं A B C करूं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट C, हाँ वो वाह। सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कौन सा किस में बेस्ट है। हाँ। और आपको अगर मतलब 3 अगर सपोज आपके पास बुक्स है, जैसे सपोज आपके पास एक कंप्लीट बुक है, रेफरेंस बुक है, आपके पास में मतलब नोट्स है और आपके पास में शॉर्ट नोट्स है, तो आप सबसे पहले किससे पढ़ाई करना चाहोगे? सर पहले तो मैं नोट से या फिर बुक से करूंगी, क्योंकि सर डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स उठा के नहीं समझ आएगा। हाँ। स्टार्टिंग करूंगी तो मुझे बेस कवर करना पड़ेगा। यस, तो मतलब स्टैंडर्ड बुक से मुझे बेस कवर करना है, देन उस नोट्स को पढ़ना है, हाँ। तो और उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो यस है यस, वो तो होगा। लर्निंग जो होती है, लर्निंग पहले हमें लर्निंग करनी होगी। हाँ। शॉर्ट नोट्स तो डायरेक्टली समझ में नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना मुझे शॉर्ट नोट्स मांगते हैं। नहीं सर, तो शॉर्ट नोट्स तो सर ये डायरेक्टली भी शॉर्ट नोट्स कैसे समझ में आएंगे? जो बच्चे मांगते हैं मैं उनको ये भी बताऊं कि शॉर्ट नोट्स खुद प्रिपेयर करो, ताकि वो खुद का इम्प्रूवमेंट होगा। किसी के दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ना ये एक डोंट वाले कैटेगरी में आता है सर। हाँ, डोंट वाले मतलब, क्योंकि आप खुद प्रिपेयर उनके जो बाकी लोगों के शॉर्ट नोट्स है वो आपको काम ही नहीं आएगा। हाँ, खुद के Yes. खुद ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यस। अच्छी और प्रैक्टिस होगी। सबसे लास्ट क्वेश्चन कि आइडियल कौन है? आइडियल सर मेरे आइडियल तो आप थे विशाल सर। मैं एक्चुअल में IFS ऑफलाइन की स्टूडेंट थी, तो मुझे हर संडे टेस्ट के बाद एक स्ट्रेस आता था कि मेरे कम मार्क्स आए, तो मैं आपके पास आती थी कि सर मेरा ये है। तो मेरे आइडियल विशाल सर है एक तरह से, क्योंकि मैंने हर किसी में, हर कहीं डाउट में या फिर हर कहीं उनकी जो लाइफ हिस्ट्री देखी है उसके अकॉर्डिंग रिलेट किया है, और रिलेट करके मैंने अपने में प्रोग्रेस किया है सर। तो अच्छा है। तो ये रैपिड फायर सारे क्वेश्चन हो गए। अब जो भी हमने आज डिस्कशन किया, देखिए CSIR नेट का जो हमारा ये अचीवर्स का ये शो है, और इसमें हमने आज भारती से बहुत सारी लर्निंग्स ली, उनके स्ट्रेटजीज देखे, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की वो देखा। तो आज के जो लर्निंग्स थे उन लर्निंग्स में सबसे फर्स्ट था कि आपका जो है फोकस, कि आप जब भी प्रिपरेशन करते हो तो आप एक डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक करने। और भारती आपने मतलब टोटल 13 यूनिट्स है, तो आपने क्या सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज मेरी एक बायोकेमिस्ट्री और थोड़ा सा पोर्शंस इम्यूनोलॉजी का रह गया था। बाकी सर मैंने सारी यूनिट्स की थी, और एग्जाम मैपिंग में मैंने बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के भी कर लिए थे उस टाइम जी, कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेती हूँ एक बार, जो बी पार्ट में थोड़ा तो हेल्प हो जाएगी। आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उन्होंने कितने यूनिट्स करने चाहिए? सर अगर कोई भी स्टूडेंट 8 का सोच के बैठा है तो वो सर जो आज लेवल है पेपर का वो थोड़ा टफ है, तो उस मुश्किल है थोड़ा निकालना। तो एटलीस्ट 11 to 12 यूनिट तो सर होनी चाहिए, और 13 करे तो वो बेस्ट है, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। अगर 13 करे तो वो 13 तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको एनालाइज मतलब क्वेश्चन छोटे छोटे पिक करने में इजी रहेगा सर। मतलब जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है, क्योंकि हर यूनिट से सर 1 या 2 क्वेश्चन इजी बनता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी भारती, कि आप जितना कर सकते हो, अगर सारे कर सकते हो और सारे में भी जितना आपको आता है उतना करोगे, बेस्ट है, उतना सफिशिएंट है। आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा उसको स्किप कर सकते हो सर। हाँ, तो मतलब ये आपके ऊपर है, आप जितना करोगे उतना बेस्ट ही है। तो आज के जो भी सेशन था इसमें बहुत सारे लर्निंग्स है, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट थे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो गई। तो पहले तो हमने ये आज के लर्निंग्स जो थे, आज के लर्निंग्स में एक तो फोकस, कि आप जो टॉपिक करना चाहते हैं, आपको जो टॉपिक अच्छा आते उनको कीजिए। एग्जाम में भी अगर आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नहीं आते, जैसे भारती को एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नहीं आते, तो उसने वो क्वेश्चन को इलिमिनेट किया और ओनली छोटे छोटे पॉइंटेड क्वेश्चन और जो उसको आते वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। दूसरा कि भारती ने जैसे शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन या शॉर्ट नोट्स रीडिंग ये बहुत अच्छा किया, टॉपिक को जितने टॉपिक आते उतना अच्छे से अंडरस्टैंड किया। एक कि पेपर में
पॉजिटिव रही, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो, हमें अपने पेशेंस को मेंटेन करना है और हमें अच्छे से पेपर देना है। ये एक सबसे बिग लर्निंग थी इसकी, कि आपको कभी भी पेशेंस नहीं खोने, चाहे सिचुएशन कितनी खराब हो जाए आउटसाइड एनवायरनमेंट। और इतना मतलब हेल्थ का इशू हो तो भी मेंटेन किया पढ़ाई को, अगर नींद भी नहीं आती है तो भी उस जो भी मतलब प्रॉब्लम था उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट किया। सर अगर और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी बच्चा कर सकता है, बिकॉज एग्जाम के सर 2 दिन पहले मेरी 2 ब्रेन एमआरआई हुई थी। और सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले 26 को पेपर था, 24 को हुई थी। तो कोई भी बच्चा अपने आप को कम नहीं समझ सकता कि मुझसे नहीं होगा। तो ये होना चाहिए, आई कैन डू इट। तो मतलब आप मतलब कितना भी अगर आपका हेल्थ का इशू है या कोई भी प्रॉब्लम हो घर पे या कोई भी इशू हो, तो भी इसको ज्यादा माइंडली नहीं लेना है और अपने गोल पे फोकस करना है, अपना पर्पस देखना है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रिजल्ट है। आज कितनी भी तकलीफ हो, उस तकलीफ को सह के आपको बस सिलेक्शन का सोचना है। ये बहुत अच्छी बात हुई। और तीसरा कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आते हैं लाइफ में तो भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। मतलब कंसिस्टेंसी, आप देखिए कि कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअसली कि पढ़ाई करना, कंटिन्यूअसली पढ़ाई की और धीरे 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 लास्ट मंथ में भी अगर 1 महीना एक्स्ट्रा मिला तो उसको भी पॉजिटिवली लिया। यस सर। ऐसे नहीं कि नाराज हो गई कि 1 महीना क्यों मतलब पेपर लेट हुआ, पोस्टपोन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो पॉजिटिवली लो, 1 महीना और एक्स्ट्रा पढ़ाई करो और अच्छे से जैसे आप जितना अच्छा कर सकते हो प्रिपरेशन उतना अच्छा कीजिए। तो बहुत सारी लर्निंग मिली और ये तो मुझे जितनी भी लर्निंग्स समझ में आई मैंने आपको बताई। आपको क्या क्या लर्निंग मिली, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स है इसमें, आपको जो भी लर्निंग मिली आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिला और आपको ये सेशन कैसे लगा, ये आप सब लोग जरूर बताइए। और एक फिर बार कि सारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे आईएफएस के स्टूडेंट की तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस CSIR में इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एज वेल एज आप सबको थैंक यू सो मच। भारती, आपको भी थैंक यू सो मच कि CSIR नेट अचीवर्स इस सेशन में आप आए और आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं और अगले न्यू सेशन में जहाँ पे हम और एक न्यू अचीवर्स से बात करेंगे और बहुत सारे लर्निंग्स लेंगे एज वेल एज बहुत सारे अचीवर्स से उनके स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।